इजराइल ने कहा थैंक यू वेरी मच, भारतीय नहीं चाहिए, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें दोस्तों, नौर गिलोम जो कि इजरायली एम्बेसडर टू इंडिया है, उन्होंने कहा हमारे पास कई ऐसे भारतीयों की तरफ से आ रही हैं खबरें कि वो वॉलंटियर करना चाहते हैं। वो ऐसे भारतीय हैं जो इजराइल की तरफ से हमास के लड़ाकों से लड़ना चाहते हैं। जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा। By the way, quite a few Indians who wanted to volunteer, and I told them thank you very much. तो सुना आपने दोस्तों, इजराइल हमेशा से स्वावलंबी रहा है। एकदम छोटा सा देश है, भारत के राजस्थान से भी छोटा या थोड़ा सा उससे बड़ा होगा। जी हाँ, और ये खुद की लड़ाई खुद लड़ना चाहता है। इतिहास उठाकर देखें तो कई बार आक्रमण हुए हैं इसके ऊपर, इजराइल के ऊपर। और आपको बता दें, अभी जब हम ये खबर दे रहे हैं, 18,000 इंडियन नेशनल्स फंसे हुए हैं इजराइल के अंदर, ये बताया जा रहा है। और कुल तादाद की बात करें तो लगभग 1% पॉपुलेशन जो है इजराइल के अंदर की, वो भारतीय मूल की है या भारतीयों की है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताएं कई सारे ऐसे लोग हैं जो एम्प्लॉयड वहां नौकरी के लिए गए हुए हैं, कई पढ़ाई के लिए गए हुए हैं। नौकरी की बात करें तो ज्यादातर लोग जो वहां गए हुए हैं, इंडियन एक्सप्रेस के हिसाब से वहां पर केयर गिवर्स के रूप में वहां पर नौकरी कर रहे हैं। जो एल्डरली लोग हैं इजराइल के, यानी कि बूढ़े हो चुके हैं, उन्हें केयर गिविंग करते हैं, केयर टेकिंग का काम करते हैं। उनकी जो डायमंड ट्रेडर्स हैं उनके लिए काम करते हैं, IT इंडस्ट्री वहां के लिए काम करते हैं। तो वहाँ एक बड़ी पॉपुलेशन है इंडियन ओरिजिन के लोगों की या फिर इंडियंस की। और ये बड़ा ही डरावना आंकड़ा है, क्योंकि सारे इंडियंस भी इस वक्त इजराइल में हैं जब इस प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। और जब तक ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा, उनके ऊपर खतरा मंडराता रहेगा। मैं आपको बता दें, सबसे बड़ी बात जो है, इजराइल हमेशा ही इसी प्रकार का रहा है। ये हमेशा चाहता है खुद की लड़ाई खुद से लड़े। इसीलिए उन्होंने इस प्रकार से नौर गिलोम जो थे, एम्बेसडर ऑफ इजराइल टू इंडिया, उन्होंने साफ कह दिया थैंक यू वेरी मच, हमें नहीं चाहिए, दूसरों की हेल्प हम लेते ही नहीं, हम सीधे वार करते हैं, हमारे दुश्मन को नेस्तनाबूद कर देते हैं। और ये कोई पहली लड़ाई नहीं लड़ रहा इजराइल। आपको बता दें, इजराइल जो है 1917, बहुत नई कंट्री दोस्तों, इन्हें बहुत भटकाया गया। इजरायलियों को, यहूदियों को, ज्यूस को जगह ही नहीं थी इनके पास, कोई इनके नाम का देश ही नहीं था। इनको इनके देश से हकाल दिया गया था, बाहर निकाल दिया गया था। उसके बाद बैलफोर डिक्लेरेशन हुआ, जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सन 1917 में इन्हें कहा कि आप फिलिस्तीन में जाकर बस जाइए, वहां पर इन्हें होमलैंड दिया गया। उसके बाद यूनाइटेड नेशन पार्टीशन प्लान सामने आया 1947 को, ठीक उसी साल जब भारत आजाद हुआ था, 1947। उसमें यूनाइटेड नेशन ने एक प्रपोजल दिया, क्यों ना फिलिस्तीन को 2 भागों में इसका पार्टीशन कर दिया जाए, जिसमें आधे में फिलिस्तीनी रहें अरब लोग, और आधे में ज्यूश रहें, यहूदी रहें, जो इजराइल बना ले अपना आगे जाकर के। इस प्रकार से कहा। ये जो अंग्रेज थे, इन्होंने हर जगह इस प्रकार की फूट डाली, इसमें इन्हें बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए दोस्तों। आगे सुनिए, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट ऑफ इजराइल 1948, ये हुआ जब इजराइल बना 1948 में, जिसमें डेविड बेन गुरियन थे। उन्होंने प्रोक्लेम किया एक इलाका पूरा, वहां पर इजराइली लोगों की संख्या ज्यादा थी, ज्यूज की संख्या ज्यादा थी, और उसे स्टेट ऑफ इजराइल एक नेशन बना दिया गया, जिसको कई देशों ने मान्यता दी कि हाँ इजराइल है, और कई देशों ने इसे मान्यता नहीं दी कि इजराइल नहीं है। उसके बाद 1948 को जब उन्होंने अपने एक नेशन बना दिया, फिलिस्तीन को अलग करके वहां से एक नेशन बना दिया, इजराइल बना दिया, तब फिर शुरू हुआ वॉर, अरब इजराइल वॉर, जो कि 1948 में हुआ, 1956 में हुआ, 1967 में हुआ, 1973 में और 1982 में भी हुआ। अलग अलग बार अलग अलग अरब कंट्रीज के द्वारा कभी कभी एक साथ जो है इजराइल ने अपनी लड़ाई लड़ी, अकेले लड़ी, छोटे से नेशन होने के बावजूद लड़ी। और जितना आज ताकतवर था उतना ताकतवर ये हमेशा नहीं था, लेकिन इसने लड़ी, अपनी जमीन के लिए लड़ी, खुद से लड़ी। उसके बाद आया जो सबसे फेमस है एक जो युद्ध है इजराइल का, वो है 1967 में लड़ा गया 6 डे वॉर, 6 दिन का युद्ध, जिसमें इजराइल ने ना सिर्फ सारे अरब देशों को हराया 6 दिन के अंदर, और 6 दिन के अंदर ही उसने जो वेस्ट बैंक था फिलिस्तीन का, उसके ऊपर कब्जा पकड़ लिया। गाजा स्ट्रिप, गाजा पट्टी, जहां पर आज कब्जा नहीं है, वहां पर कब्जा कर लिया। सीनल पेनिनसुला, वहां पर कब्जा कर लिया। गोलन हाइट, यहां कब्जा कर लिया। उसके बाद फिर युद्ध हुआ 1973 में, योम किप्पुर वार। हमने बताया आपको योम किप्पुर किसे कहा जाता है, और इसीलिए इस वॉर का नाम योम किप्पुर रखा गया। एक फेस्टिवल था, उसी दिन ये हमला हुआ था, जिसमें सरप्राइज अटैक, जैसे कि अभी हुआ ठीक ऐसे ही सरप्राइज अटैक हुआ था इजराइल के ऊपर। लेकिन उस वक्त जो हमला किया गया था वो गाजा पट्टी से नहीं किया गया था, वो हमला किया गया था इजिप्ट, मिस्र की तरफ से और सीरिया की तरफ से, योम किप्पुर के फेस्टिवल के दिन इजराइल पर, और वहां पर भी इजराइल जीता। उसके बाद कैंप डेविड अकॉर्ड्स 1978, एक पीस एग्रीमेंट साइन किया गया कुल मिलाकर, और इजराइल ने कहा भैया अब लड़ना नहीं चाहिए, मिस्र ने भी कहा अब लड़ना नहीं चाहिए, दोनों ने साइन कर लिया, कहा कि हम नहीं लड़ेंगे। ये पहली पीस ट्रीटी थी किसी अरेबिक कंट्री के साथ। मिस्र एक अरब कंट्री है, और पहली पीस ट्रीटी थी जो कि इजराइल ने साइन करी और मिस्र के साथ में समझौता कर लिया, अब लड़ेंगे नहीं हम। फिर ऑस्लो अकॉर्ड 1993 में हुआ, यहाँ पर देखिए पीस की तरफ बढ़ रहा है। फिर ऑस्लो अकॉर्ड जब हुआ 1993 में, इसमें इजराइल ने जो फिलिस्तीनी पार्ट था
उसके साथ में उस समय जब फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन चल रहे थे बहुत सारे, जो कि इजराइल के अस्तित्व को मानने से इनकार करते थे, तो उनके साथ में इन्होंने समझौता किया, पीस एग्रीमेंट किया और कहा ठीक है फिलिस्तीन आप वहां पर रहें और फिलिस्तीनी आप वहां अपना जो भी है लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो भी है अपना बना सकते हैं, आराम से रहते, दोनों लड़ते नहीं। 1993 में ऑस्लो अकॉर्ड हुआ फिलिस्तीनियों और इजरायलीज के बीच में। उसके बाद दोस्तों सिचुएशन इसी प्रकार की रही, लेकिन फिर भी वहां पर ऑस्लो अकॉर्ड के बाद में, ऑस्लो अकॉर्ड जो कि 1993 में साइन किया गया था, उसके बाद थोड़ी सिचुएशन ठीक हुई और गाजा पट्टी जो थी जिसके ऊपर हमला करके अक्वायर कर लिया था 6 डे वॉर के तहत 1967 में इजराइल ने, उसे उसने डिसएंगेज कर दिया, यानी कि वहां से जो उसके ट्रूप्स थे इजरायली ट्रूप, इजराइल ने वहां से हटा लिया। ये 2005 की बात है, गाजा डिसएंगेजमेंट कहा जाता है इस इवेंट को, और यहाँ से इजराइल हट गया और गाजा पट्टी जो थी वहां पर फिलिस्तीनी आराम से रहने लगे, क्योंकि वहां पर फिलिस्तीनियों की तादाद बहुत ज्यादा थी, अभी भी है। अब उसके बाद क्या हुआ, ऑपरेशन कास्ट लीड 2008-2009, क्योंकि लगातार हमले हो ही रहे थे, अलग अलग आतंकवादी जो गुट थे उनको ऐसा लगता था कि इजराइल जो है इसने आ करके हमारी जमीन के ऊपर, हमने इसे रहने के लिए जमीन दी थी, इसने अपनी जमीन को बढ़ाते बढ़ाते हमारे फिलिस्तीन को ही खत्म कर दिया। इस प्रकार की एक्सट्रीमिस्ट मानसिकता वाले जो लोग थे वो लगातार हमला करते रहे इजराइल के ऊपर में, और इजराइल को फिलिस्तीन के उन इलाकों पर हमला करना पड़ा ऑस्लो अकॉर्ड के बाद भी जो उस पर हमला कर रहे थे, और उसमें ऑपरेशन चलाया कई बार इजराइल ने, जिसमें एक ऑपरेशन 2008-2009 में चला ऑपरेशन कास्ट लीड, फिर ऑपरेशन पिलर ऑफ डिफेंस चला 2012 में, फिर ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज 2014 में चला, मिलिट्री ऑपरेशन था, ये गाजा के ऊपर हुआ था। दोस्तों आपको बता दें इजराइल हमेशा से स्वावलंबी रहा है, उसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ और उसकी टेक्नोलॉजिकली एडवांस मिलिट्री, उसकी वेल ट्रेन मिलिट्री आज भी वर्ल्ड में फेमस है। इकोनॉमिक इनोवेशन की बात करें तो इजराइल को हमेशा से स्टार्टअप नेशन कहा जाता है, दुनिया की सबसे ज्यादा स्टार्टअप, और आप कहने से स्टार्टअप करता नहीं जैसे इंडिया में होता है और फिर बंद हो जाता है। इजराइल में क्या होता है, जो स्टार्टअप बनता है उसे सरकार हर तरीके से सपोर्ट करती है, पैसे से, टेक्नोलॉजी से, और उसे खड़ा करके रहती है। तो इसे स्टार्टअप नेशन इजराइल में इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां कोई भी स्टार्टअप खड़ा होता है तो बिल्कुल वो $multi-billion तक जाता है, $multi-million तक तो जाता ही है और खड़ा होता है। डिप्लोमेटिक रिलेशन की बात करें तो राजनयिक संबंधों की जहां तक बात की जाए और जियोपॉलिटिक्स की बात की जाए तो बहुत अच्छे संबंध बनाए इजराइल ने दुनिया के हर बड़ी कंट्री के साथ में इन कुछ दशकों में। ग्रोथ की बात करें तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात हो, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की बात हो, इसने वो जो जगह थी इजराइल की जिसके हाथ आई थी वो उतनी उपजाऊ नहीं थी, फिर भी अपनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के चलते, अपने रिसर्च एबिलिटी के चलते एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन्होंने बेहतरीन किया, और दुनिया मानती है सबसे बेस्ट एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी जो है दुनिया में अगर किसी के पास है, इजराइल के पास में है। इसके ऊपर पूरा एक डिटेल्ड वीडियो बनाया जा सकता है कि कैसे इजराइल ने एक बंजर जमीन को उपजाऊ बना दिया। बात करें एजुकेशनल सिस्टम की तो यहाँ का रोबस्ट एजुकेशनल सिस्टम है, और मल्टीपल यहाँ की यूनिवर्सिटी जो है दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में गिनी जाती है, और इन्हीं यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए हमारे देश के छात्र भी जाते हैं जो भी वहाँ फंसे हुए हैं। दोस्तों देखा आपने किस तरीके से इजराइल एक अपने आप में पूरी तरीके से परिपक्व, एक मैच्योर और एक बहुत ही सुदृढ़ कंट्री, एक छोटी सी कंट्री लेकिन पूरी दुनिया को हिला कर देने वाली ताकत। दुनिया की सबसे पावरफुल खुफिया एजेंसी कही जाती है मोसाद इजराइल की, दुनिया के सबसे पावरफुल मिलिट्री में से गिना जाता है IDF, इजरायली डिफेंस फोर्सेस, दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम कहा जाता है आयरन डोम को। और इतना सब होने के बाद भी जिस इलाके में फंसा हुआ है, जो इसे देखना पड़ रहा है, उसके चलते सारी चीज़ें फेल हो जाती हैं। क्योंकि देखिए हर वक्त आदमी कितना स्ट्रांग रहेगा, एक इंस्टीट्यूशन, एक देश कितना स्ट्रांग रह सकता है, उसकी भी वल्नरेबिलिटीज़ रहती हैं, उसके भी कमज़ोर लिंक रहते हैं, और इन्हीं को भुना करके इन्हीं पर वार करते हैं ये जो दहशत फैलाने वाले इंस्टीट्यूशंस रहते हैं। तो हमारी संवेदना है इजरायलियों के साथ में, इजराइल के साथ में, क्योंकि उसे पता नहीं था और उसके ऊपर अटैक किया गया तो गलत बात है। और रही बात उन फिलिस्तीनियों की जो कि बेवजह मारे जा रहे हैं, उन हमास आतंकवादियों के इस एक्शन की वजह से, जिसके लिए उनसे पूछा भी नहीं गया फिलिस्तीनियों से कि क्या हम अटैक करने जाएं, क्या आप तैयार हो, क्या आपके ऊपर जब इजराइल हमारे को मारने आएगा, हमास को मारने आएगा तो आप पर भी बम गिरेगा, तैयार हो, उससे पूछा भी नहीं गया होगा। और वो फिलिस्तीनी अब बेमौत मारे जा रहे हैं, उनके लिए भी उनका भी कोई दोष नहीं था। तो दोस्तों आप समझ रहे हैं किस तरीके से हो रहा है। किसी भी तरीके से ये वॉर खत्म हो जानी चाहिए, अन्यथा अगर ये वॉर बढ़ती रही तो दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हमारी आंखों के सामने होगा। आप सब जानते हैं पिछले वीडियोस में भी आपने देखा किस तरीके से पूरे म्यूजिक जो फेस्टिवल चल रहा था वहाँ पर टारगेट करके लोगों को मारा गया, त्राहिमाम मचा दिया गया। हम सबको याद है अंग्रेज़ों ने हमारे साथ क्या किया था, ब्रिटिशर्स ने जो हमारे साथ किया था जलियांवाला बाग में। ये जो हुई थी वहाँ हरकत जो हुई थी, जो जिस तरीके से लोगों को फंसा करके शूट किया गया था, ये बहुत ही ख़राब चीज़ है। जलियांवाला बाग तो उसे कंपेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन निरीह लोग जिनको कुछ मालूम नहीं है उनके ऊपर इस तरीके से गोलीबारी करना बहुत ज़्यादा खतरनाक और एक बहुत ही घिनौना कृत्य है। लोगों को, महिलाओं को उठा कर ले जाना ये बिल्कुल भी सही नहीं।